हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आर्टिस्ट छितिरनाथ मजूमदार के बारे में। छितिरनाथ मजूमदार क्यों इतने पॉपुलर हैं और इनके टीचर का क्या नेम था। तो अभी तक मैं सिस्टमैटिक वे से जितने भी आर्टिस्ट आपके साथ शेयर की हूँ, लाइक सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राजा रवि वर्मा के बारे में डिटेल क्लासेस हुई थी A to Z। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपने अगर वीडियोस नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे 5 to 7 बुक्स को कम्युनिकेट करके मैंने पूरे वो नोट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। फिर दूसरा यूनिट शुरू होता है बंगाल स्कूल। तो बंगाल स्कूल से जो शुरुआत हुआ था आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा के बाद, बंगाल स्कूल में पूरे डिटेल अवनीनाथ टैगोर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। देन अवनीनाथ टैगोर के बाद उनके स्टूडेंट नंदलाल बोस की बिल्कुल डिटेल क्लासेस हुई थी। देन अवनीनाथ टैगोर के 2 आर्टिस्ट नंदलाल बोस एंड अनदर वन इज असित कुमार हल्दर। इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल क्लासेस ले ली हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती हैं आर्टिस्ट की, मैक्सिमम 20 मिनट 15 मिनट्स। तो आप वो सारे वीडियोस को देख लें, जिससे क्या होगा, आप इजीली सारे यूनिट्स को कवर अप करेंगे और इजीली कम्युनिकेट करेंगे 1 by 1 चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। देखिए, यूनिट वाइज पढ़ने से क्या स्पेशल बेनिफिट्स होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बीच बीच में से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सिलेबस बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप सिस्टमैटिक वे से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईजी और आसान लगने लगेंगी। तो अब डिस्कस करते हैं आर्टिस्ट छितिरनाथ मजूमदार के बारे में, जो एक फेमस आर्टिस्ट के साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष भी रहे थे। एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं। कब से कब तक रहते हैं, तो इनका 1942 का सेलेक्टेड टाइम याद रखिए, 1964 समथिंग टाइम ड्यूरेशन तक। उसके बाद छितिरनाथ मजूमदार वहाँ पर एजुकेशन लेने के बाद बंगाल स्कूल से कहाँ पर इवेल्यूएट होते हैं, तो अपने आर्ट क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ओके, तो इनके स्टूडेंट्स से रिलेटेड डिस्कस किया जाएगा, इनके टीचर और साथ के साथ इनकी बिल्कुल डिटेल्ड थ्योरीज। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगेंगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिस्ट छितिरनाथ मजूमदार जिनका जन्म हुआ था 1819 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1975 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1891 मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। इनकी डेथ हो जाती है 1975 इलाहाबाद। देव प्रसाद राय चौधरी की भी इसी टाइम ड्यूरेशन में डेथ होती है। तो इससे रिलेट करके आपको 2 आर्टिस्ट का डेथ टाइम याद हो गया, राइट। जिस तरह से जिस टाइम ड्यूरेशन में अमृता शेरगिल का डेथ होता है, उसी टाइम ड्यूरेशन में मतलब ईयर सेम चल रहा होता है रविन्द्रनाथ टैगोर का डेथ। अमृता शेरगिल जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1941 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर का 1861 में जन्म होता है और 1941 में मृत्यु। देखिए, अमृता शेरगिल की डेथ हो जाती है बहुत कम एज में, एज लाइक ओनली ऑन 28 समथिंग, मतलब सिर्फ 28 साल की ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। 1909 ईस्वी में कोलकाता में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ओरिएंटल आर्ट में शिक्षण कार्य के लिए यहाँ पर कुछ समय तक रहे थे। इसके बाद शिक्षक नियुक्त होकर प्राचार्य भी बन जाते हैं। तो ये एजुकेशन लेने कब आए थे, 1909 ईस्वी में। तो इनसे पहले मैंने जो आर्टिस्ट आपको पढ़ाए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1905 में एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड कब हुआ था, 1905 में। अब कौन सी वाली पेंटिंग्स अपनी लेकर आए थे, महाश्वेता वाली पेंटिंग। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गए, आप सभी लोगों ने बहुत स्पेशल एंड करेक्ट आंसर दिए थे कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो से रिलेटेड। तो 1905 में एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं नंदलाल बसु। अब महाश्वेता वाली पेंटिंग लेकर आते हैं, महाश्वेता, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1906 में एज ए टीचर कौन इनरोल्ड होता है, 1906 जस्ट एक साल बाद 1906 ईस्वी में एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं असित कुमार हल्दर। फिर उसके 2 साल बाद, 2 या 3 कहा जाएगा, 1909 में एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड कौन होता है, एज ए स्टूडेंट छितिरनाथ मजूमदार इनरोल्ड होते हैं। क्लियर। तो एक दूसरे से रिलेट करके जब भी आप थ्योरीज पढ़ा करें तो एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करें, जिससे सारे पॉइंट आप इजिली ग्रेस्प कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1909 ईस्वी में कोलकाता से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ओरिएंटल आर्ट में शिक्षण कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने, इसके बाद इनकी नियुक्ति प्राचार्य के रूप में भी हो गई थी। अंग्रेजी
के प्रोफेसर अमरनाथ झा के सहयोग से 1 सितंबर 1942 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रुचि कला के कला विभाग की स्थापना करते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इनका कब से कब तक का रोल रहता है? 1942 टू 1964 समथिंग, इस टाइम ड्यूरेशन तक। तो 1942 ईस्वी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रुचि कला में कला विभाग की स्थापना छिदंरनाथ मजूमदार ने किया। छिदंरनाथ मजूमदार के प्रमुख शिष्य कौन थे? डीपी धुलिया। डीपी धुलिया के बारे में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है यूपी के कलाकार में, आप जाके इनकी थ्योरीज देखिएगा। डीपी धुलिया गोरखपुर विद्यालय में कार्यरत रहे थे। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल बनारस विद्यालय में और समीक्षावाद के जनक कहे जाते हैं। छिदंरनाथ का जो प्रारंभिक पेंटिंग्स है अपने चित्रों में नेताओं तथा व्यंग्य कट्टर प्रहार किए थे। मतलब इन्होंने जो शुरू के टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग्स बनाई थी छिदंरनाथ मजूमदार ने, इन्होंने पॉलिटिशियंस की भी पेंटिंग्स बनाई थी और कार्टूनिस्ट की भी। इनके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ध्रुव की तपस्या और राधा अभिसार 1909 ईस्वी की पेंटिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली ये क्यों पॉपुलर थे? ज़्यादा से ज़्यादा ये वाटर कलर वॉश टेक्निक, टेम्परा टेक्निक में काम करते हैं, लेकिन मोस्टली इनकी प्रायोरिटी कौन सी दी जाएगी? अभी लास्ट ईयर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर कलर जो किया जाता है इन्होंने वॉश टेक्निक में टेम्परा टेक्निक को फोकस करके वर्क क्रिएट किए। वॉश टेक्निक, टेम्परा टेक्निक बेसिकली विधा और टेक्निक होती है, लेकिन जो वाटर कलर एक इज द मीडियम इंक्लूडेड किया जाता है, राइट। निजी विशेषता, इनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पेंटिंग्स में क्या शो की जाती है? चित्र के पृष्ठभूमि में वृक्ष का अंकन अवश्य ही रहता है। मतलब जब भी ये पेंटिंग्स बनाते थे नेचर को क्रिएट करते थे। और मैं इससे रिलेटेड एक अपना भी बेस्ट एग्जांपल दूंगी। आप मेरी एवरी पेंटिंग, जिस भी पेंटिंग को देखेंगे तो मेरी सभी पेंटिंग में आपको क्या शो होगा? मेरी एवरी पेंटिंग्स में आपको नेचर दिखेगा। जस्ट आई लव नेचर। मेरा एक चैनल है विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय जैनब, विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय जैनब। काफ़ी सारे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी हैं, इवन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा प्यार दिया, उनको मेरी ये वाले पेंटिंग्स वगैरह बहुत पसंद है। विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय जैनब मेंशन कीजिएगा, ZAINAB। आप बस YouTube पर इतना ही सर्च करेंगे डायरेक्टली से मेरा चैनल बिल्कुल ऊपर ही आपको टॉप में शो करेगा। तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके, जैसे आर्ट मूवमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट हो गया, पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट, रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट, ओल्ड आर्ट का कॉपी वर्क, मोनालिसा पेंटिंग, तो इन सारी पेंटिंग को मैंने यहाँ पे कॉपी वर्क में कन्वर्ट किया है। साथ के साथ एवरी आर्ट मूवमेंट की पेंटिंग्स को फोकस किया है। तो बहुत स्पेशल आपको पता है एक फ्रेशनेस एनर्जी भी मिलेगी इस चैनल पे जब आप विजिट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने पेंटिंग को कैप्चर किया है वो नेचुरल पेंटिंग्स को कैप्चर किया है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाएगा कि इन्होंने जो वाटर कलर वॉश विधा टेम्परा टेक्निक में काम किया है, इनकी अपनी खुद की एक निजी कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरह से मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मुझे नेचर से बहुत लव है, तो मैं अपनी एवरी पेंटिंग्स में पोर्ट्रेट्स बनाऊँ, लैंडस्केप बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, XYZ, मैं कॉम्पोजिशन में नेचर को कहीं ना कहीं क्रिएट करती हूँ। उसी तरह इन्होंने क्या किया, पृष्ठभूमि में वृक्ष का अंकन किया, ज़रूरी होता था करना। मुझे अपने ग्रेजुएशन टाइम का याद आ गया। मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझे क्या कहा करते थे कि तुम प्रिंटर मशीन हो, जितने में मैं एक पेंटिंग बनाती हूँ उतने में तुम्हारे 4 पेंटिंग्स बन जाते हैं। फॉर गॉड क्रिएशन मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि पेंटिंग बनाने के लिए आप एक टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे 1 आवर में आप इतनी पेंटिंग बना दें, अगर आप मुझसे 2 पेंटिंग भी बोलेंगे 1 आवर में, तो अगर फ्रीली मुझे छोड़ देंगे तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ इन 1 आवर में मैं आपको 10 पेंटिंग्स बना कर दूँगी, नेचुरल या फिर जो भी अपनी क्रिएटिविटी, एब्स्ट्रैक्शन, जो भी मुझे पसंद हो, XYZ। नेक्स्ट देखिए, रंग गेरुआ रंग का यूज़ किया है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे मैम अपनी इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, पहले इनका तो आर्टिस्ट का बताओ। तो जब भी कोई थ्योरीज पढ़ें तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप आर्ट टीचर बनने जा रहे हैं तो आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट किया करें कि इन आर्टिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हमने ग्रैस्प किया। क्लास तो कर ली, मिरर के सामने खड़े होइए, फिर अपने आप को रिकॉल कीजिए। मिरर के सामने फ्रंट ऑफ मिरर आप खड़े हो जाइए, फिर अपने आप को खुद को रिकॉल कीजिए कि आज जो मैम ने एक्सप्लेन किया
तो छिद्रनाथ मजूमदार के बारे में हमने कौन कौन सा पॉइंट ग्रेस्प किया, अपने डेली लाइफ से उनको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। जब भी आप डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, एवरी आर्टिस्ट मैं बता रही हूँ, लिटरली आपको आर्टिस्ट इतना यूनिट स्पेशल लगने लगेगा, फिर आपको सिर्फ आर्टिस्ट पढ़ने में ही मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि सिर्फ आर्टिस्ट का ही पोर्शन कवर किया जाए। बाकी सारी इंडियन आर्ट, देखिए आपने इंडियन आर्ट तैयार कर लिया, दैट्स इट। वेस्टर्न आर्ट तैयार कर लिया, ये भी कुछ चेंज नहीं होगा, ना तो इंडियन आर्ट की थ्योरी चेंज होगी, ना ही वेस्टर्न आर्ट की थ्योरी होगी, ना ही आर्टिस्ट की थ्योरी होगी, बशर्ते कंटेम्प्रेरी। बस कंटेम्प्रेरी पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। कंटेम्प्रेरी का पूछ लिया जाएगा तो कंटेम्प्रेरी इज़ अ वास्ट, प्रेजेंट ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा है, बट ये आर्टिस्ट के जो ब्रीफ हिस्ट्री जैसे मॉडर्न हो गया, कंटेम्प्रेरी, ये सारे आर्टिस्ट को थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर, मॉडर्न का तो बेसिकली हिस्ट्री चेंज होना ही नहीं, उनको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो छिद्रनाथ मजूमदार को भी मेक श्योर अच्छे से सारे पॉइंट आप क्लियर कर पाएंगे। भावों का सम्राट छिद्रनाथ मजूमदार को कहते थे। इन्होंने रेखांकन के विशेष महत्व अपने पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट किए थे और कहा इन्होंने कि मेरा चित्रकला का आधार रेखा है। बेसिकली इन्होंने लाइंस को फोकस किया। अब मैं लाइंस से आपको कनेक्ट करती हूँ फॉरेनर आर्टिस्ट में। देखिए रेखांकन को ज़्यादा प्रायोरिटी किसने दी थी? रफेल ने। और रफेल से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे रेखांकन पे फोकस किसने किया? रफेल किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट के फ्लोरेंस के कलाकार हैं, जिनका जन्म हुआ था 1483, राइट। अब दूसरे कलाकार हैं किस आर्ट मूवमेंट के बिलोंग करते हैं? इंग्र, जिनको इंग्रे भी कहा जाता है, इंग्र। तो ये इंग्र किस आर्ट मूवमेंट के बिलोंग करते हैं आप बताइए फटाफट से? इग्रस भी कहा जाता है ना, नेट जेआरएफ में कभी इंग्रस करके इंग्लिश में लिखा रहता है। तो इंग्र और इंग्रस बेसिकली न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट के दो ही तो बहुत पॉपुलर है, एक जैक लुइस डेविड, दूसरे इंग्र। तो इंग्र ने किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, किससे प्रभावित हुए? रफेल से प्रभावित होकर इन्होंने स्केचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। फिर जब इंग्र से एडवर्ड डिगास की मुलाकात होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब इसमें क्या बोलते हैं गैलरीज वगैरह में, जब वो दोनों मिलते हैं तो इंग्र से इन्फ्लुएंस्ड होकर एडवर्ड डिगास, जिनको देगा कहा जाता है हिंदी में, ये है इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट, उत्तर प्रभाववादी कलाकार। तो इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर, इंग्र से इन्फ्लुएंस्ड होकर देगा ने बहुत सारी स्केचिंग्स की। तो देगास जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछते हो ना मैम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सिंपली तरीके से एडवर्ड डिगास ने इंग्र से भी पूछा कि मुझे अपनी स्केचिंग को बहुत परफेक्ट करनी है। तो इंग्र ने उनको सजेस्ट किया कि रेखा खींचो और खींचो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। तो यहाँ आप अपने रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बोला जाता है ना प्रैक्टिस मैन विल बी परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर जाएंगे। तो देखिए रफेल से इन्फ्लुएंस्ड होकर इंग्र ने स्केचिंग पे फोकस किया, बल दिया। फिर इंग्र से इन्फ्लुएंस्ड होकर एडवर्ड डिगास ने बहुत अच्छे से स्केचिंग्स वगैरह पे प्रायोरिटी दी। वैसे बात किया जाए तो ये सारे आर्टिस्ट हर एक फील्ड में परफेक्ट हैं। जैसे इन्होंने पेंटिंग्स भी की, स्केचिंग्स भी किए, प्रिंट मेकिंग भी की है। इवन ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने रेखा पे बल दिया। तो आप इससे कनेक्ट करके फॉरेनर आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट को कनेक्ट करके भी याद कर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब एडवर्ड डिगास पढ़िएगा तभी वहाँ जाइएगा, नहीं, आप अपने ब्रेन में रखिए कि जब आप इनको पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इनका, छिद्रनाथ मजूमदार को पढ़ रहे हैं, तो आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखते हैं। भावों के सम्राट, चैतन्य सिद्ध कलाकार, वैष्णव कलाकार, इतने नामों से इनको जाना जाता है। इनको वैष्णव कलाकार या फिर चैतन्य सिद्ध कलाकार किसने कहा था? तो इन्हें ये स्टेटमेंट, ये नाम रिकॉल किया था शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार, ओ शिट, मैंने सोचा था ये मैं आप लोगों से कमेंट में पूछूंगी, कोई नहीं, अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। नेक्स्ट ये है चित्रण करने के कारण ख्याति। चैतन्य महाप्रभु के चित्रण करने के लिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे थे। इनको अवार्ड से कब कब अवॉर्डेड किया गया था? बनारस से इनको 1949 और 64 में अवॉर्डेड किया गया, कोलकाता से 1963 में अवॉर्डेड किया गया, राइट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1963 में ऐसे कौन से आर्ट ग्रुप का इन्वेंशन हुआ जिसकी फर्स्ट और लास्ट एग्जीबिशन इसी टाइम में हुई थी 1963 में। कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है और ये भी बताना है उसके जन्मदाता कौन है, राइट। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ पुरस्कार से भी इनको अवॉर्डेड किया गया।
नेक्स्ट, रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन रोथेनस्टीन ने अपने 3 चित्र निर्माण कराए थे रॉयल कॉलेज में। इलाहाबाद में इंडिया प्रेस से हरिकेश घोष से गीत गोविंद नामक चित्र श्रृंखला को छपवाया और चित्री गीत गोविंद नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट, जया अप्पा स्वामी का क्या रोल रहा था? जया अप्पा स्वामी के अकॉर्डिंग, जया अप्पा स्वामी की 60 मूवमेंट से बिलोंग करती है दिल्ली शिल्पी चक्रा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949। किसने किया था? BC सान्याल ने, राइट। तो जया अप्पा स्वामी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि छिदनाथ मजूमदार की कलाकृतियों में मध्यकालीन कवियों की कविता का अभाव शो किया जाता है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वन, बालक ध्रुव की तपस्या होनी चाहिए थी, तपस्या। चैतन्य का पाठशाला, मनसा देवी और भारतीय लक्ष्मी, दिस ऑल पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मीराबाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विमेन प्लकिंग ए फ्लावर। विष्णुप्रिया, चरण श्रृंगार, भक्ति, वैराग्य। नेक्स्ट, चैतन्य जो पेंटिंग्स है ये भी इनकी चित्र श्रृंखला सीरीज है। टेम्परा में पायस कैसीन चिपचिपाहट पदार्थ होता है। सर्वप्रथम पायस एल्बियम का यूज़ और आधुनिक टाइम ड्यूरेशन में एक्रेलिक कलर। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करूँगी। एक टेक्निक होती है टेम्परा, दूसरा होता है एक्रेलिक कलर और टेम्परा टेक्निक। देखिए टेम्परा टेक्निक जो बेसिकली होता है इसमें क्या करते हैं, एग यॉक, ग्लू, ग्लिसरीन, मिनरल्स कलर्स, एक बाउल होता है इस तरह का कटोरी, इसमें मिनरल्स कलर्स डालते हैं, खनिज रंग को ऐड करते हैं, फिर इसमें एग, ग्लू, ग्लिसरीन सबको ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हैं। सपोज कीजिए ये बाउल है, अब बस एज्यूम करें ये बाउल है, इसमें मैंने सारे मटेरियल्स को डाल के मिक्स कर दिया, तो वो इस तरह से मिक्स करके देन सरफेस पर अप्लाई करते थे। तो ये तो टेम्परा हो गया, राइट। जब ये भित्ति पर करते थे टेम्परा टेक्निक तो उसमें वाटर का ऐड करते थे, लेकिन पेपर पे जब यूज़ किया जाता है टेम्परा तो वाटर का यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट है एक्रेलिक, ACRY होना था ना, ACRYLIC। एक्रेलिक का क्या है, तो एक्रेलिक की हिस्ट्री ये है कि 1950 ईस्वी में इसको सर्वप्रथम इंडिया में यूज़ किया किस कलाकार ने, सतीश गुजराल ने। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि यूरोप में सर्वप्रथम किसने एक्रेलिक कलर का इन्वेंशन किया। मेक श्योर कि आपको ये वर्ड्स मतलब ये पॉइंट्स आपको लर्न होगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किए थे। साथ के साथ मैं कितनी बार, पता नहीं मुझे अनकाउंटेबल याद भी नहीं है मैं आपसे कितनी बार बताई हूँ कि यूरोप में एक्रेलिक कलर्स की शुरुआत 2 लोगों ने की थी, 2 ग्रुप था। वो कौन सा ग्रुप था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। तो ये दोनों बताई जा रही है। जो एक्रेलिक कलर है वो लेटेस्ट है, एक्रेलिक कलर ये लेटेस्ट कलर है। कंटेम्प्रेरी टाइम में एक्रेलिक कलर जिसकी खोज 1950 ईस्वी में सतीश गुजराल ने इंडिया में किए थे। प्लस एक्रेलिक कलर्स में आप कैसे टेक्निक शो कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपैक दोनों शो कर सकते हैं, राइट। ओपैक में क्या होता है, ओपैक इज लाइक दिस बॉडी कलर। ये जो बॉडी कलर है ये अंदर का ब्लड सर्कुलेशन या फिर मसल्स वगैरह जो बोन्स है वो नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ मसल्स शो कर रहे हैं, तो इनको बॉडी कलर कहा जाता है। और ट्रांसपेरेंट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही है एक एग्जाम्पल के लिए। ये आपका ट्रांसपेरेंट हो गया। ये जो है बॉटल ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ, आपको मेरी ये पीछे वाली फिंगर्स भी यहाँ से शो हो रही हैं, क्लियर। तो इनको ट्रांसपेरेंसी कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं नेचुरली आपको बता दे रही हूँ, वैसे जो ट्रांसपेरेंसी होती है पेंटिंग्स में वाटर कलर में क्रिएट की जाती है, और ओपैक जो होता है ये पोस्टर कलर में शो किया जाता है, क्लियर। तो एक्रेलिक कलर्स में आप ट्रांसपेरेंसी भी शो कर सकते हैं, प्लस ओपैक टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हैं। और एक्रेलिक कलर्स का जो वेव इंटेंसिटी होता है इसमें रेजिन मिला होता है, रेजिन। जस्ट बिकॉज रेजिन की वजह से ये बहुत जल्दी काम करते करते ही ये ड्राइनेस हो जाता है, सूखते रहते हैं। एक्रेलिक इज़ माय फेवरेट कलर्स, मतलब एक्रेलिक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि कम टाइम ड्यूरेशन में आप बड़ी जल्दी से खूब सारी पेंटिंग्स बना सकते हैं। ये टाइम टेकर नहीं है, आपको पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा, बस आपके माइंड में क्रिएटिविटी आई, जस्ट आप कैनवस पे एक्सप्लोर कर दिए, क्लियर। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑयल कलर्स लें तो ऑयल कलर काफ़ी टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा उसका प्रोसेस होता है। सेकेंडरी वन इज़
वाटर कलर में भी पेशेंस रखना होता है, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता है, या फिर आप हेयर ड्रायर का यूज़ कीजिए, फटाफट से ड्राई कर करके वर्क करते रहिए। बट एक्रेलिक कलर्स में बेसिकली हर चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हिस्ट्री में कहा गया है कि एक्रेलिक कलर्स में ऑयल मिक्सड भी है और वाटर बेस्ड भी है। अभी तक तो मैंने वाटर बेस्ड ही यूज़ किए हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि ऑयल बेस्ड है, बट अभी तक ऑयल बेस्ड जिन्होंने यूज़ किया होगा उनको पता होगा, हिस्ट्री में ये मेंशन्ड है। एक्रेलिक एक ऐसा कलर्स है जिसमें प्योरिटी, एक अलग से शाइनिंग, वेवलेंथ, ब्राइटनेस आती है, मतलब अलग से इसमें चमक शो करता है। क्लियर? तो एक्रेलिक कलर्स के आपको कमेंट में क्या बताना है, आपको ये बताना है कि एक्रेलिक कलर यूरोप में किसने खोजे थे, इंडिया में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आर्टिस्ट है देव प्रसाद रॉय चौधरी। ओके, तो देवी प्रसाद रॉय चौधरी के बारे में डिटेल थ्योरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। मेक श्योर कि आपको मेरी क्लासेस ज़रूर अच्छी लगी होंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, क्योंकि फीडबैक देने से एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मेरे स्टूडेंट भी मुझसे सारे थ्योरीज ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो भी पॉइंट्स क्लियर नहीं भी होगा या फिर समझ नहीं आया होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कंफर्म कीजिएगा। पर्टिकुलर 1 by 1 स्टूडेंट का मैं फीडबैक ज़रूर दूंगी एंड अगेन रिप्लाई। ओके एवरीवन, thank you so much and also best wishes for your exam.